हेलो दोस्तों, मैं विनय गुजर राजेश क्लासेज राजस्थान पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजेश सर ने आपको बताया होगा कि रीजनिंग के लिए हमने विनय सर को बोला है, तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि राजेश सर ने हमें रीजनिंग के लिए ऑनलाइन बुलाया है। उनकी कोचिंग अच्छी चल रही है। उन्होंने ऑफलाइन में भी बहुत अच्छी कोचिंग खिलाई थी। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन है उनकी वजह से। जीके भी अच्छा पढ़ाते। उन्होंने बोला सर आपको रीजनिंग पढ़ानी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ पढ़ा दूंगा। तो बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ने वाले के लिए। तो आज मैं आपको रीजनिंग के लिए पढ़ाना है। तो दोस्तों, हमारा रीजनिंग कॉन्स्टेबल BHTC PTT इनमें हमारी रीजनिंग पूछी जाती है। जैसे कि अगर रीजनिंग की बात करें तो BHTC PTT और कॉन्स्टेबल। BHTC PTT और कॉन्स्टेबल इसमें हमारे रीजनिंग का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि BHTC में हमारी रीजनिंग 150 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। PTT में भी यही है। और कॉन्स्टेबल हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। इस बार बहुत से परिवर्तन हो चुका है, जिसमें हमने सब गवर्नमेंट ने ये सामान्य अपने कंप्यूटर भी जोड़ दिए और रीजनिंग भी जोड़ दी। तो कॉन्स्टेबल हमारे रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं सॉरी। तो 30 नंबर के वो क्वेश्चन हो गए। और इसमें हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं BHTC में। तो हमारे 150 नंबर के ये हो गए BHTC। तो BHTC में बच्चों का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर BHTC में हमारी रीजनिंग अच्छी रहती है। तो रीजनिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले रीजनिंग को समझना पड़ेगा, किस तरह से हम रीजनिंग को कर सकते हैं अच्छी ट्रिक के साथ, सूत्र के साथ, नियमानुसार ट्रिक से हम आसानी से कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये BHTC PTT ये दो ऐसी वैकेंसी है जिनमें बच्चों के रीजनिंग अगर सही नहीं हुई तो चाहे वो जीके सही कर ले या कुछ भी सही कर ले, लेकिन उनके नंबर यहीं से आते हैं। क्योंकि रीजनिंग का काफ़ी अच्छी रहती है और बच्चों का नंबर दिलाने में सहायता करती है। तो जीके के साथ हिंदी के साथ आप रीजनिंग की वैसे तैयारी रखें। तो जीके आपको राजेश सर पढ़ा रहे होंगे और कन्हैयालाल जी सर हमारे वो हमारी हिंदी पढ़ाएंगे और मैं आपको आज से रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आज से हमारी नियमित क्लासें रहेगी। तो आपको 2 दिन ऑनलाइन आएंगे हम, और आपको यूट्यूब पे अपनी क्लासें देखनी है। तो सबसे पहले आपको मैं कैलेंडर टॉपिक पढ़ाऊंगा। सिलेबस मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया था। सिलेबस के अनुसार हम सबसे पहले आज कैलेंडर की शुरुआत करेंगे। और कैलेंडर के लिए मैं आपको बता दूं कि उसके लिए हमें वर्ड्स के बारे में अच्छी ट्रिक के साथ पता चलेगा। दोस्तों का कमेंट ये आते हैं कि सबसे पहले कैलेंडर में एग्जामिनेशन घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि कैलेंडर में हमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता। क्योंकि कैलेंडर तो हम जानते हैं एक हमारा मई जून और ये होता है। ये कैलेंडर नहीं, वो थोड़ा अलग कैलेंडर है। क्योंकि एग्जामिनेशन को पता है कि कैलेंडर के हिसाब से बच्चों से क्वेश्चन किए जाए। तो एग्जामिनेशन थोड़ा अलग दिमाग वाला होता है, तो वो काफ़ी कठिन से भी हम कठिन की तरफ कठिन की तरफ भी जाएंगे। और बच्चों को कमेंट आए तो कठिन की तरफ से सरल की तरफ भी जाएंगे। दोनों की तरफ से हम जाएंगे। जब बच्चों के जैसे समझ में आएगा उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने चाहते हैं कि हम कोई भी रट्टा मारे और बच्चों को समझ में नहीं आए, टाइम पास करें, अपना चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाए या लाइक बढ़ाए, व्यू बढ़ाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस BHTC में बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं उनको हमें मोटिवेट करना है और आगे से आगे उनको पढ़ाना है। क्योंकि किसी बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं आपको रीजनिंग अच्छी बेहतर ट्रिक के साथ और अच्छे तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आप नियमित रूप से रोज अब हमारे क्लास से आएंगे। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैलेंडर। तो मैं आपको बता दूं कैलेंडर हमारा 2 प्रकार का होता है। मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे आसानी रहेगी। ये हमारा हो गया कैलेंडर दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैलेंडर एक हमारा सामान्य वर्ष होता है, दूसरा हमारा लीप वर्ष होता है। क्योंकि सामान्य वर्ष में हमारे दोस्तों 365 दिन होता है, यानी कि फरवरी हमारे 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं और फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। तो सामान्य वर्ष हमारे एक दिन माइनस रहता है और लीप वर्ष में एक दिन प्लस रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा यह हमारा सामान्य वर्ष। आप सबको पता ही होगा 365 दिन होते हैं वर्ष में। और लीप वर्ष इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है अधिवर्ष। तो दोस्तों, आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे कि सामान्य वर्ष तो हमें पता है, हम आज से पढ़ते आ रहे हैं कि सामान्य वर्ष में हमारा 28 दिन की फरवरी होते हैं और 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या है दोस्तों? मैं आपको बताऊंगा कि आजकल एग्जाम में लीप वर्ष के बारे में अत्यधिक क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन जानता है कि सामान्य वर्ष के अनुसार तो कोई भी बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लीप वर्ष के अनुसार बच्चे
काफ़ी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम आज सबसे पहले लीवर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में आपको लीवर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ लीवर्स के बारे में कुछ उदाहरण। आप बीच में स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं साइड पे हो जाऊंगा। एक बार लिख देता हूँ लीवर्स। दोस्तों हमारा लीवर्स ये है। तो लीवर्स में मैं आपको बताऊंगा किसी भी वर्ष के, लिख देना आप साथ में, किसी भी वर्ष के अंतिम दो, मैं आपको आप आसानी से लिख देता हूँ। एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर आप उतार लेना, मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो वह लीवर्स होता है। वो हमारा लीवर्स होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, अंतिम वर्ष, अंतिम दो अंक यानी कि 4 से, यानी कि हमारे जैसे कोई उदाहरण है और उसका अंतिम दो अंक है 20 है, जैसे 16 है, 8 है, 4 है, तो वो 4 से पूर्ण डिवाइड होते हैं, उनका 4 में भाग पूरा से पूरा जाता है, तो वह हमारा लीवर्स होता है। जिस संख्या में, जिस वर्ष में अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो वह हमारा लीवर्स कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उदाहरण के लिए मैं आपसे कुछ सवाल, अभी एक उदाहरण दूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले उदाहरण बताता हूँ लीवर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए ये मैंने दोस्तों कुछ उदाहरण दिए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन उदाहरण में लीवर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने सबसे पहले आप परिभाषा की तरफ जाए। परिभाषा क्या दे रहा है कि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो वह लीवर्स कहलाता है। यानी कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पीछे के दो अंक, यानी कि जैसे 8, 16, 20, 96, 80 और 05। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीछे के अंतिम दो अंक। तो आपको पता चल रहा होगा ये हमारा 8 है, तो इसमें क्या दे रहा है, आगे पढ़ेंगे 4 से पूर्ण विभाजित हो, यानी कि 4 से पूर्ण विभाजित हो, यानी कि हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा से पूरा जा रहा है हमारा। और 16 में भी 4 से 4 पूरा जा रहा है, 20 में भी पूरा से पूरा जा रहा है, और 96 में भी हमारा 4 का पूरा से पूरा जा रहा है, 80 में भी पूरा जा रहा है भाग हमारा, लेकिन 05 में हमारा भाग पूरा नहीं जा रहा है। ये हमारा होगा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष ये हमारा लीवर्स नहीं है, बाकी ये हमारे लीवर्स है। तो आप एक बार ये उतार ले और देख ले कि लीवर्स हमारे कौन कौन से। तो दोस्तों आपने उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, मैं मिटा दूँ। कुछ नए उदाहरण के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको दोस्तों बताई है कि लीवर्स क्या होता है। किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक जो 4 से पूर्ण विभाजित हो वह हमारे लीवर्स कहलाते हैं। जैसे 2008 है, 2004 है, 16 है, 2020 है। पीछे के दो अंक आपको पता ही है, पीछे के दो अंक लीवर्स कहलाते हैं, यानी कि अगर उनमें हम 4 का भाग पूरा से पूरा दे तो वह हमारे लीवर्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा कोई सवाल आ गया कि ये 2000, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इसमें हमारा लीवर्स या सामान्य वर्ष, इससे हमें कोई पता नहीं चलेगा कि लीवर्स या सामान्य वर्ष। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक अलग ट्रिक है, वो है शताब्दी कोण। जिस संख्या में पीछे के दो अंक शून्य होते हैं, पीछे के दो अंक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मैं आपको इसकी परिभाषा देता हूँ। संख्या या वर्ष में अंतिम दो
अंक शून्य होते हैं वह हमारा शताब्दी वर्ष के अनुसार हम उसे 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से पूर्ण विभाजित करेंगे, पूर्ण विभाजित करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 2000 अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 2000 हमारा कौन सा इसमें किसे डिवाइड करने पर हमारा लीप वर्ष आएगा या सामान्य वर्ष आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको शताब्दी के परिभाषा दी, जिस संख्या या वर्ष में अंतिम 2 अंक शून्य होते हैं वह हमारा शताब्दी वर्ष के अनुसार हम उसे 400 से पूर्ण विभाजित करेंगे। यानी कि 400 से हम उसका पूरा से पूरा भाग देंगे, 400 से डिवाइड होगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा अब हमें पता चल गया कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है। तो दोस्तों पता चल गया लीप वर्ष है, क्योंकि बीच में 4 का भाग हमारा पूरा जाएगा तो ये लीप वर्ष है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तो आप इसको एक बार उतार लें। तो दोस्तों ये आपने उतार लिया होगा, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी दोस्तों, फर्स्ट स्टेप थी। जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने बात की थी कि हमारा कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा सामान्य वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। बच्चों के काफ़ी सवाल आते हैं कि लीप वर्ष के क्वेश्चन कराओ सर, तो हमने लीप वर्ष के क्वेश्चन कराए। और फर्स्ट स्टेप में हमने बताया कि लीप वर्ष क्या क्या होते हैं, जिनका 4 से भाग पूर्ण डिवाइड होगा हमारे लीप वर्ष कहलाते हैं। और शताब्दी के लिए भी मैंने बोला था कि जो 400 से पूर्ण विभाजित हो वह हमारे लिए विषम शताब्दी दिन कहलाते हैं। तो अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, वो हमारे विषम दिनों की संख्या। तो ये मैं आपको मिटा दूँ दोस्तों, आपने उतार लिया होगा विषम दिनों की संख्या। तो दोस्तों सेकंड स्टेप है हमारे विषम दिनों की संख्या। काफ़ी सवाल विषम दिनों के भी आते हैं बच्चों के साथ, विषम दिनों की संख्या बताओ, विषम दिन क्या होते हैं, उनकी परिभाषा। सेकंड स्टेप की बात करते हैं हम विषम दिनों की संख्या। विषम दिन यानी कि हम बात करेंगे विषम दिनों की संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे परिभाषा। दोस्तों जीके में कोई परिभाषा नहीं होती, आपको क्वेश्चन दे देते हैं उनका, जबकि हिंदी और रीजनिंग में थोड़ी हमें परिभाषा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आगे जाने के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है कि किस सूत्र के अनुसार, किस ट्रिक के अनुसार हम आगे जा सकते। इसके लिए हम परिभाषा पढ़ेंगे। किसी भी दिनों को मैं आपको लिख देता हूँ, किसी भी दिनों को 7 से विभाजित करने पर जो हमारी संख्या बचती है पीछे, उसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कहते हैं। यह हो गया हमारा विषम दिन की परिभाषा, यानी कि वह संख्या जिसमें हमारा ये विषम 7 से, अगर वह संख्या जो हमारा 7 दिन सप्ताह पूरा नहीं बना पाती है तो विषम दिन कहलाते हैं। ऐसी संख्या जो 7 दिन हमारे पूरे नहीं बना पाती है, 4 है, 3 है, 2, जो पीछे की संख्या बच जाती है, उसे हम विषम दिन कहते हैं। या उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, मैं 2 मिनट साइड में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर साथ में उतार लेना। जैसे 50 है, 50 को हमने क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 से डिवाइड करने पर हमारा 1 बचा, गुण 50 हमारे 7 से डिवाइड हो गया।
यानी कि एक बचा वह हमारा विषम दिन कहलाएगा। यानी कि जिस संख्या में हमारा 7 का पूरा से पूरा डिवाइड हो रहा है और एक दिन हमारा बचा है वह हमारा विषम दिन है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे 31 दिन का कोई भी महीना है ले लो, उसमें हम 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 दिन बचेंगे, वह 3 दिन हमारे विषम दिन कहलाएंगे। यानी कि विषम दिन वह संख्या है जिसको हम 7 से विभाजित करते हैं, पीछे के जो अंक बच जाते हैं उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। यानी कि वह दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते, पूरी तरीके से सप्ताह नहीं बना पाते, वह हमारे विषम दिन कहलाते हैं। अब मैं अपने वर्ष के विषम दिन के बारे में बता रहा हूँ कि सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन है, कितने सप्ताह बनाते हैं। ये आपको उदाहरण लो एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमने बात की थी विषम दिन, विषम दिनों की संख्या, जिसमें हमने पढ़ा था विषम दिनों की परिभाषा। अब हम कुछ उदाहरण के साथ बात करेंगे कि सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष में कितने होते हैं। तो विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ अपने सामान्य वर्ष 365 दिन ये हमारा हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा विषम दिन कितने, यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें पूरा से पूरा भाग एक हमारा विषम दिन बचता है। यानी कि जिस संख्या में हमारे सामान्य वर्ष में एक हमारा विषम दिन है और हमारा ये 7 को डिवाइड करेंगे तो 52 बार जा रहा है, यानी कि हमारे 52 सप्ताह बनते हैं। सामान्य वर्ष में हमारे 52 सप्ताह बनते हैं और एक हमारा जो दिन बचता है वह हमारा विषम दिन कहलाता है। यानी कि सीधी बात करें तो हमारा विषम दिन है वह हमारा 1 हो जाएगा सामान्य वर्ष में, जबकि द्विवर्ष में हमारे विषम दिन 2 रहते और